Hello students, in today's class we are going to study about the formula of the different compound. In the last class we had done the number of atoms, so I think you have studied all that. Today we are going to study the structure of cubic unit cell and formula of compound. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि कॉर्नर पोजीशन पर देर आर 8 positions in the corner and the value of each position was 1/8. तो अब ये तुमको ध्यान में रखना है कि कॉर्नर पर टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में और हर एक कॉर्नर की पोजीशन की वैल्यू होती है 1/8 क्योंकि हर एक कॉर्नर जो है वो 8 एटम्स में शेयर होता है. तो अगर मैं इसका टोटल करूँ तो द वैल्यू विल बिकम 8 into 1/8. द आंसर विल बी 1. क्लियर स्टूडेंट्स? तो मान लो अगर हमारे एटम सारे कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट है तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8 और हर एक कॉर्नर की वैल्यू कितनी है? 1/8. तो टोटल कितना हो गया? 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1. अच्छा, मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि कोई एक पोजीशन से एटम मिसिंग है, तो अब जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे हमारे क्रिस्टल में वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 7. इंस्टेड ऑफ 8 हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7. लेकिन हर एक एटम की वैल्यू तो 1/8 ही रहेगी. तो अब हमारा जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 7 into 1/8. आंसर क्या हो जाएगा? 7/8. तो जितनी भी पोजीशन हमारे क्वेश्चन में दी जाएंगी उसके हिसाब से हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना है. बट याद रखो कि हर एक पोजीशन की अपनी वैल्यू कॉर्नर की होगी 1/8. ठीक है? अगर हमको बोला गया है कि एटम सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो हम 8 पोजीशंस लेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे. ओके, क्वेश्चन में हम उसको और आगे समझेंगे. चलो बॉडी सेंटर्ड पोजीशन देख लेते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, बॉडी सेंटर्ड पोजीशन तो एक ही होती है. क्रिस्टल के अंदर देयर इज ओनली वन बॉडी सेंटर्ड पोजीशन और बॉडी सेंटर्ड पोजीशन की वैल्यू जो होती है 1, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड पोजीशन जो है वो क्रिस्टल में अकेली होती है और वो किसी के साथ शेयर नहीं होती है. अब यहाँ पर समझो मैंने एक क्यूब यहाँ पे ड्रॉ किया, एक स्ट्रक्चर. इसको समझते हैं अब ये पोजीशंस क्या और कैसी हम बात कर रहे हैं. तो जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है, ये सारी वैल्यूज जो है ये कॉर्नर पोजीशंस है हमारी. 1 2 3 4 5 6 7 8. मान लो मैंने बोला कि भाई 7 ही प्रेजेंट है, एक किसमें मिसिंग है, तो हर एक की वैल्यू कितनी होगी? 1/8 1/8 होगी कि नहीं? तो ये सब 1/8 1/8 गिनोगे तो टोटल कितने हो गए? 7/8. लेकिन अगर सब पे प्रेजेंट है देन इट विल बिकम 8/8. क्लियर? तो ये कॉर्नर की वैल्यू. अच्छा, बॉडी सेंटर्ड पोजीशन ये है और बॉडी सेंटर्ड पोजीशन की वैल्यू 1 होती है क्योंकि ये किसी के साथ भी शेयर नहीं होता है. तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी टोटल क्या हो जाएगी? यहाँ पे इट विल बिकम 1 into 1. अगेन द आंसर इज 1. तो अगर हमारा एटम बॉडी सेंटर्ड पोजीशन में प्रेजेंट है तो द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम विल बिकम 1. चलो अब आते हैं फेस सेंटर्ड. तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम ही देखा है हमने कितने फेसेस होते हैं क्रिस्टल में? टोटल 6 फेसेस होते हैं. ठीक है? और हर एक फेस जो है उसका जो एटम है वो उसकी वैल्यू है हाफ, क्योंकि जो फेस सेंटर्ड पोजीशन है वो दो क्रिस्टल्स में, दो नेबरिंग क्रिस्टल्स के बीच के में शेयर्ड होती है. तो अब अगर मैं टोटल निकालूं तो इट विल बिकम 6 into हाफ. द वैल्यू विल बिकम 3. ठीक है? तो फेस सेंटर्ड पोजीशन की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी हो गई? 3. कॉर्नर की वैल्यू हो गई 1. बॉडी सेंटर्ड की भी वैल्यू हो गई 1. फेस सेंटर्ड पोजीशन 6 है, हर एक की वैल्यू हाफ है, तो कितनी हो गई? 3. कल को मान लो मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि एक एटम फेस सेंटर्ड से मिसिंग है, तो अब फेस सेंटर्ड पे तो 6 पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई एक एटम मिसिंग है तो नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी हो जाएंगी? 5. लेकिन हर एक की वैल्यू कितनी होगी? हाफ. तो अब हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 5 into हाफ. दैट मीन्स 5/2. ठीक है? तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब बात आती है एज सेंटर की. तो अभी तक हमने कॉर्नर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड ही देखा है, लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें एक एडिशनल क्वेश्चन कई बार आता है एज सेंटर. तो ये एज क्या होता है? तो हमारे क्रिस्टल में टोटल 12 एजेस होते हैं. तो अगर आप देखोगे कि एज क्या है, तो ये जो हम साइड बनाते हैं इसको बोलते हैं एज. ये हो गया 1 2 3 4, ये 4 हो गए. 5 6 7 और 8,
ये देखो ये 8 एजेस हो गए। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 9, 10, 11 और 12, तो ये 12 एज हो गए हमारे। तो एज सेंटर पोजीशन कहाँ पर होगी? ये देखो यहाँ पर होती है एज सेंटर पोजीशन। ये हमारा एक एज सेंटर है, यहाँ पर एक एज सेंटर है, यहाँ पर एक एज सेंटर, तो हर एक एज का सेंटर पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एज सेंटर पोजीशन। तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ पोजीशन एज सेंटर में कितनी है? एज सेंटर पोजीशन हमारे पास 12 है। टोटल 12 एजेस होते हैं, तो 12 एज सेंटर पोजीशन है। लेकिन हर एक एज जो है वो 4 नेबरिंग यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होता है, इसलिए हर एक एज सेंटर पोजीशन की अपनी वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो स्टूडेंट्स अगर अब मैं कैलकुलेट करूं तो 12 इंटू 1/4 आंसर कितना आ गया? 3। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मेरे पास सारे एटम्स कॉर्नर में प्रेजेंट है तो मेरे पास एक्चुअल में 1 एटम है, क्योंकि 8 कॉर्नर पोजीशंस की वैल्यू 1/8 इंटू 8 होती है 1। अगर मेरे पास बॉडी सेंटर में एटम है तो उसकी वैल्यू हो गई 1। फेस सेंटर पोजीशन में कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका टोटल वैल्यू हो गया 3। और अगर एज सेंटर में प्रेजेंट है तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? अगेन 3। तो ये 4 चीजें तुमको ध्यान में रखनी है कि कॉर्नर पे आंसर होता है 1, बॉडी सेंटर पे 1, फेस सेंटर पे 3 और एज सेंटर पे 3। ओके, चलो अब देखते हैं कि इसके ऊपर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन नीट से लिया हुआ है और एक क्वेश्चन जेई से लिया हुआ है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन तुमको तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में और थियरी पेपर्स में भी मिलेंगे, तो ये चीज ध्यान में रखना। चलो अब मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट, मान लो कोई एक क्रिस्टल है हमारा, कोई कंपाउंड जिसके पास 2 एटम्स है, एक सी और एक डी। FCC स्ट्रक्चर है। एटम सी प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अभी थोड़ी देर पहले ही बात की हमने कि कॉर्नर पर अगर कोई एटम होगा तो उसकी वैल्यूज क्या होती है। और डी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? फेस सेंटर्ड में। यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं दी है, कोई मिसिंग एटम या कोई एटम जो पोजीशन में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे एटम्स अपनी पोजीशन में प्रेजेंट है। सी कहाँ पर प्रेजेंट है? सी कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो चलो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ सी एटम। तो बताओ अब कितने कॉर्नर्स होते हैं हमारे क्रिस्टल में? 8। और हर एक कॉर्नर की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो नंबर ऑफ सी एटम कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 1/8। तो नंबर ऑफ सी एटम्स कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1। क्या लिखा है ये 8 इंटू 1/8? समझे? क्योंकि सी एटम कॉर्नर में प्रेजेंट है और हमारे पास 8 कॉर्नर्स है, तो वो हो गया 8। लेकिन हर एक कॉर्नर की अपनी वैल्यू सिर्फ कितनी है? 1/8 है, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1। चलो अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डी एटम्स। तो अच्छा, अब डी की पोजीशन क्या है? तो वो बोल रहा है डी जो है वो हमारा फेस सेंटर्ड पोजीशन में है। तो स्टूडेंट्स बताओ कितने फेसेस होते हैं क्रिस्टल में? 6। लेकिन हर एक की अपनी वैल्यू कितनी होती है? सिर्फ हाफ। तो 6 इंटू हाफ वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो अब हमारा जो यूनिट सेल है उसमें कितने सी एटम्स है? एक सी एटम है। और कितने डी एटम्स है? 3। तो अब हमारा जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे कंपाउंड कंटेन हाउ मेनी? 1 सी एटम एंड 3 डी एटम्स। Therefore, what will be the formula of compound? Formula of compound will be, बताओ, एक सी एटम और 3 डी एटम है तो क्या आएगा फॉर्मूला? ऑब्वियसली फॉर्मूला विल बी CD3। करेक्ट? जैसे मान लो एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम है तो हम क्या लिखते हैं? NaCl। ऐसे एक सी एटम है और 3 डी एटम है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स? CD3। चलो अब जेई क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है, एक हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है जिसमें एटम ए जो है वो कॉर्नर पोजीशन पर है, जबकि एटम बी जो है वो फेस सेंटर्ड पोजीशन पर है। वो बोल रहा है इफ वन एटम बी इज मिसिंग फ्रॉम द फेस सेंटर्ड पोजीशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन है, हमारे पास लास्ट सम में कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ उसने बोला था सी एटम कॉर्नर पर है, डी फेस सेंटर में है। यहाँ पर वो बोल रहा है ए एटम कॉर्नर पर है, बी फेस सेंटर में है। ठीक है, लेकिन एक एटम बी का अपने पोजीशन पर नहीं है, वन ऑफ द एटम इज मिसिंग। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ए एटम। तो बताओ, पहले तो ए का पोजीशन कहाँ पर है? कॉर्नर है, लेकिन कॉर्नर से कोई एटम मिसिंग नहीं है, तो कॉर्नर पे हम सारी वैल्यू ले लेते हैं।
तो नंबर ऑफ ए एटम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर की वैल्यू है 1/8, तो हमारे पास टोटल ए एटम कितने हो गए, 1। चलो अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ बी एटम्स। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली में बी जो है वो फेस सेंटर्ड पोजीशन में है, तो हमारे पास 6 पोजीशंस है जहां पे बी होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या दे रहा है, वो बोल रहा है कि एक पोजीशन 1 एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम 1 फेस सेंटर्ड पोजीशन। मतलब सारे 6 फेस सेंटर्ड पोजीशन पे हमारा बी एटम नहीं है, वो 6 में से सिर्फ कितने पोजीशन पे प्रेजेंट है, 5। ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो यहाँ पे आता 6, क्योंकि 6 फेस सेंटर्ड पोजीशन होती है, लेकिन एक मिसिंग है तो सिर्फ लेंगे 5, और हर एक फेस सेंटर्ड पोजीशन की वैल्यू कितनी है, हाफ है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखी है, फेस सेंटर्ड में हर एक की वैल्यू आधी होती है, लेकिन पोजीशन 6 होनी चाहिए। अब हमारे पास 6 नहीं है, सिर्फ 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि एक पोजीशन से एटम हमारा मिसिंग है, तो ये वैल्यू हो गई 5 इंटू हाफ। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या हो गया, ये 5/2। चलो अब रेशियो ले लेते हैं, A:B, क्योंकि हमारे पास ए एटम और बी एटम है, तो ए है 1 और बी कितना है, बी है 5/2, 5:2। अब इसको सबसे पहले जो रेशनलाइज कर लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर हटाएंगे, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 2:5। अच्छा, अगर रेशियो ए और बी का 2:5 है तो स्टूडेंट्स क्या बना हमारा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, इसका मतलब ये हुआ रेशियो का कि अगर मेरे पास 2 ए एटम है तो 5 बी एटम होंगे। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी A2B5। तो अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, A2B5। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें, जब भी हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चीजें ध्यान में रखो कि एटम कॉर्नर पर दिया है कि फेस सेंटर पे दिया है कि एच सेंटर पे दिया है, और उसके बाद उसमें कोई कंडीशन दी है कि नहीं, कोई एटम मिसिंग है या कोई एटम जो है वो अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी पोजीशंस लेंगे। ओके, नाउ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ट्राई योरसेल्फ। ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है आप लोगों को, और ये होमवर्क में असाइनमेंट की तरह सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करूंगा तब इसका आंसर और सॉल्यूशन मैं दूंगा आप लोगों को, लेकिन ये ट्राई करना है आपको, तो ये आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, बट आप लोग चेक करना कि आपने करेक्ट किया है कि नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये इजीली कर ले जाओगे। ये भी वन ऑफ द जेई क्वेश्चन ही है, ठीक है, जो आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, एंड होमवर्क असाइनमेंट में इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए। स्टूडेंट्स, जो हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन है सॉलिड स्टेट का, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सारे के सारे ऑलमोस्ट एक सिंगल फार्मूला पर बेस्ड है, और वो है डेंसिटी का फार्मूला। तो चलो देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है और कैसे डिराइव होता है। जैसा कि हम सबको पता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे दो चीजें ढूंढनी है, वॉल्यूम और मास। तो पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो किसी क्यूबिक यूनिट सेल का मान लो साइड या एज की वैल्यू है a, ठीक है, ये कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है मैंने एज लेंथ, तो एज लेंथ का मतलब है साइड, तो द साइड की वैल्यू हो गई a। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है साइड क्यूब। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे a क्यूब। अच्छा, अब हमको ढूंढना है मास। तो मान लो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है z, एक मैं सिंबल कंसीडर कर रहा हूँ z, लेट दिस बी द नंबर ऑफ एटम्स। नाउ मास ऑफ ईच एटम को ले लेते हैं m। तो अब मेरे यूनिट सेल का मास क्या हो गया, मेरे यूनिट सेल में z एटम्स है और हर एक का मास m है, तो द टोटल मास विल बी zm। तो zm हो गया मास, a क्यूब हो गया वॉल्यूम। चलो अब लेते हैं डेंसिटी। जैसा कि आप लोगों को पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मेरा फॉर्मूला बन गया zm अपॉन a क्यूब। यहाँ पर m इज अ स्मॉल m, हाँ, मास ऑफ ईच एटम। ओके, अब मुझे मोलार मास चाहिए, तो मुझे इस मास को मोलार मास में रिप्लेस करना है। तो मोलार मास स्टूडेंट्स क्या होता है, ये होता है मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय Na, नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज अवोगाड्रोस नंबर। तो मुझे एक फॉर्मूला मिला, कैपिटल M मोलार मास इज स्मॉल मास मल्टीप्लाइड बाय Na। तो m की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल M बाय Na। अब इस जो m बाय Na है, इसकी वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं।
ठीक है। ऊपर एक फॉर्मूला है जिसमें देख रहे हो आप लोग, ये फॉर्मूला Zm/a³। इसमें ये जो m की वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर इस m की वैल्यू से कर रहा हूँ रिप्लेस। तो अगर ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दें हम लोग तो क्या मिलेगा मुझे फॉर्मूला डेंसिटी का? अब फॉर्मूला मिलेगा Z∠m/a³Na। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है जो आप लोगों को बाय हार्ट करना है। डेंसिटी इज गिवन बाय Zm/a³Na। चलो अब इसकी ये फाइनल पार्ट आज के लिए वैल्यूज देख लेते हैं कि ये है क्या। डेंसिटी के फॉर्मूला में हर एक टर्म का मीनिंग क्या है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है Zm/a³Na, वेयर द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल शुड बी इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। Z के नंबर ऑफ एटम्स कई बार वो लोग देंगे नहीं, वो सिर्फ तुमको बताएंगे कि ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, BCC है या FCC है, क्योंकि आप लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। लास्ट क्लास में हमने पूरा डिराइव किया था ये। तो सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स? ओनली 1 फ्रॉम द कॉर्नर। BCC में एक कॉर्नर से, एक बॉडी सेंटर से, तो 2। FCC में एक कॉर्नर से और 3 फेस सेंटर से, तो टोटल 4। तो जैसे ही क्वेश्चन में मान लो पूछा गया कि FCC क्यूबिक सेल है तो तुम तुरंत Z की वैल्यू 4 ले लोगे। BCC है तुरंत Z की वैल्यू 2 ले लोगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हर एक सिंबल ध्यान से देखो। ये डेंसिटी है, Z नंबर ऑफ एटम्स है, कैपिटल M क्या है? कैपिटल M है मोलार मास। मोलार मास वो लोग आप लोगों को देंगे या तो उसका एटॉमिक वेट देंगे, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। A क्या होता है? A है एज लेंथ, साइड जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब की, और उसकी वैल्यू हम सेंटीमीटर में रखेंगे। कई बार वो लोग डेटा में हम लोगों को पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में देते हैं वैल्यू, तो ये मैंने कन्वर्जन दे रखा है, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक पिकोमीटर होता है 10⁻⁻10, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁸, नैनोमीटर होता है 10⁻⁷। ए क्यूब क्या है? कई बार सब में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज वॉल्यूम, तो सीधा ए क्यूब ले लेना। साइड का क्यूब जो होता है वो है वॉल्यूम। Na से तो आप सब लोग फेमिलियर हो, अवोगैड्रोस नंबर है 6.022 10⁻23। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को बाय हार्ट रखना है, और इसके टर्म्स भी। व्हाट इज डेंसिटी? इट इज Zm/a³Na। तो आज की क्लास में हमने 2 मेन चीजें सीखी है। एक हमने सीखा है कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे डिराइव करते हैं बाय यूजिंग द नंबर ऑफ एटम्स, देयर वैल्यूज एंड पोजीशन, और दूसरा हमने सीखा है कि डेंसिटी क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके टर्म्स क्या है। ये सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।